हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीटेट के ईवीएस पोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम और पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पूछ रहा है कि बिहार की जम्मू कश्मीर और गोवा के सापेक्ष क्या स्थिति है। तो बिहार जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम और गोवा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस परिस्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि, ऑप्शन बी सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, ऑप्शन डी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो यहाँ पूछ रहा है कि किस स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। तो यदि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि कर दें तो क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होगा। अगर सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है तो सतह क्षेत्र के बढ़ने से भी क्या होगा? वाष्पीकरण अधिक होगा। ऑप्शन सी है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, तो भी यहाँ पर क्या है? तापमान बढ़ रहा है, यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होगी। लेकिन यदि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी कर दी जाए तो क्या होगा? वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ऑप्शन ए दिशात्मक कौशल, ऑप्शन बी चित्रण कौशल, ऑप्शन सी स्थितीय कौशल और ऑप्शन डी ग्राफिक्स। तो ये स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना क्या होता है? इसका हो जाता है चित्रण कौशल, ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम के क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? यानी पूछ रहा है कौन सा जो है राष्ट्रीय फ्रेमवर्क एनसीएफ आया जिसमें पर्यावरण को एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन है एनसीएफ 2005, ऑप्शन बी है एनसीएफ 1988, ऑप्शन सी है एनसीएफ 2000 और ऑप्शन डी है एनसीएफ 1975। तो यहाँ इसका सही आंसर होता है एनसीएफ 2000 में एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने की रिवाज है? उत्तर पूर्व क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। तो यहाँ कह रहा है कौन से क्षेत्र में स्थानांतरित खेती से झूम खेती भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जंगलों को साफ करके उनको जला करके वहाँ पर खेती की जाती है और कुछ दिनों के पश्चात खेती करने के बाद उसे पुनः छोड़ दिया जाता है। तो यह किस क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक की जाती है? तो इसका सही उत्तर होता है उत्तर पूर्व। जितना आपका उत्तर पूर्व के राज्य हैं उन सब में झूम खेती बहुत अधिक प्रचलित है, या स्थानांतरित खेती इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन बी है या पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, अगला ऑप्शन है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ऑप्शन डी है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो यहाँ अगर बात करें बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहीं पे क्या होगा? ये इसका कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी जलवाष्प और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ ग्रीन हाउस गैस तीनों हैं, जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, यानी कह रहा है ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और ठंडियाँ बेहद ठंडी होती हैं।
ऑप्शन बी है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन सी है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। ऑप्शन डी है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि क्या होता है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, यानी जो रेगिस्तान है वो हिमालय के वृष्टि छाया में, मतलब उसके जस्ट पीछे होते हैं। तो क्या होता है, मानसून हिमालय से टकरा करके वहीं बारिश कर देते हैं, जबकि इन रेगिस्तान में नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से ये प्रभावित नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा आंसर? सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। जितनी भी ऑयल रिफाइनरी हैं उनसे क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, और ये वायुमंडल में जाके H2SO4 का निर्माण कर लेता है और अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी होने के कारण वहाँ जो ताजमहल है आगरा का, वो उसका रंग बदरंग होता जा रहा है या पीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि सल्फ़र उससे निकल रही है और जाकर के H2SO4 बना रही है, जो पुनः बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, एसिड रेन के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चोल राजवंश ने, ऑप्शन बी चालुक्य राजवंश ने, ऑप्शन सी काकतीय राजवंश ने, ऑप्शन डी है पल्लव राजवंश ने। तो अगर बात करें गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था, तो इसका सही होता है काकतीय राजवंश ने गोलकोंडा का किला बनवाया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए 18 ग्राम, ऑप्शन बी है 45 ग्राम, ऑप्शन सी है 5 ग्राम, ऑप्शन बी है 12 ग्राम। तो यहाँ बात कर रहा है, ये आयतन इसका कह रहा है 3 ml आयतन है और ये घनत्व है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, आयतन को और इस घनत्व को गुणा कर देंगे, तो ये 45 ग्राम इसका क्या निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, 45 ग्राम। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? द्रव्यमान, अदिश राशि पूछ रहा है यहाँ, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, तो क्या होती हैं वे सारी अदिश राशियाँ। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें भी परिमाण और दिशा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सदैव पृथ्वी जो है वस्तुओं को नीचे की तरफ खींचती, तो इसकी भी एक दिशा है। संवेग जो है mv बराबर होता है mv द्रव्यमान इंटू वेग, तो वेग सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी। भार mg होता है और सदैव नीचे की तरफ कार्य करता है, तो इसलिए भार भी क्या है, एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। यदि कोई वस्तु है उससे कोई प्रकाश की किरण गुजर नहीं सकती है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, अपारदर्शी। अगर पारदर्शी की बात करें तो पारदर्शी से आर पार जो है प्रकाश किरण निकल जाती है। अगर पारभासी की बात करें तो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का धुंधला टाइप में दिखाई पड़ता है, और यहाँ पूछ रहा था प्रकाश की किरण नहीं गुजर पाती है, तो अपारदर्शी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो ऑप्शन ए है 60 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 60 न्यूटन और ऑप्शन डी है 10 न्यूटन। तो अगर बात करें कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पे 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पे क्या होगा? तो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान किसी वस्तु का चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए क्या होगा, यह चंद्रमा पे द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पे द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पे भी क्या होगा, 10 किलोग्राम ही द्रव्यमान होगा। अगर भार की बात करता तो भार जो है वो परिवर्तित रहता है, क्योंकि जी के मान में परिवर्तन होता है, भार बराबर होता है mg के। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है दाब, तापमान, सतह क्षेत्र, भार। तो अगर कोई विलेय है उसकी विघटन की दर किस पे निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है सतह क्षेत्र पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो निम्नलिखित में से ऐसी
ऐसा क्या करें जो सबसे अच्छी रणनीति हो। ऑप्शन ए कक्षा में बहस आयोजित करना, ऑप्शन बी समूह चर्चा, ऑप्शन सी पोस्टर बनाना, ऑप्शन डी बच्चों को पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। मतलब बच्चों से एक पौधे को अपनाने और उसको पोषित करने में मदद करने के लिए कहे। तो अगर हम बात करें या बहस करना, तो बहस करने से जो उसके संरक्षण के बारे में या समूह चर्चा से या पोस्टर बनाने से उतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाएंगे। अगर वो प्रैक्टिकली देखते हैं बच्चे करके तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। इसलिए बच्चों को एक पौधा अपनाने और उसे पोषित करने में मदद करने के लिए बोले तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। ये शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इससे बच्चों की वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। और है अगला, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो अगर कोई बात करें, अगर अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों को समूह बनाने के लिए और सर्वेक्षण करने के लिए कहा तो कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं होगा इसके लिए। तो इसका आपका उत्तर सही हो जाता है ऑप्शन डी। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। यहाँ होगा यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ऑप्शन सी है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन डी है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को किया आलोचना स्वीकार कर सकते हैं। तो अगर बात करें क्वेश्चन की, तो समुदाय में महत्वपूर्ण शिक्षण संसाधन है। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण संसाधन है क्योंकि क्या होता है इससे होता है यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। जब भी अवसर की बात करेगा तो मैक्सिमम आपका वही सही हो जाता है। तो इसको ज़्यादा से कीवर्ड के रूप में लेंगे अगर अवसर को। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, और ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो अगर बात करें ईवीएस शिक्षण में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जोड़ने से क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्ण विद्यालयी वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं। चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आपका उत्तर सही क्या होगा। ईवीएस कक्षा गतिविधि में ये तीनों चीज़ें जो हैं की जाती हैं, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशित, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम समग्र शिक्षा के रूप में लेना है तो इसे एकीकृत, समावेशी और विषयगत तीनों रूप से हमें लेना पड़ेगा, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक सपेरा पर एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन ए है कि यह अवैध कार्य है। ऑप्शन बी है सपेरा के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। ऑप्शन सी है सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो अगर सपेरा पे जो अध्याय दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, तो उसके पीछे बच्चों के अंदर क्या जागरूकता लानी का उद्देश्य रखा गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उनकी जो आजीविका है वंचित हो रहे हैं तो उसके लिए विकल्पों को भी खोजा जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन ए शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी
यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ऑप्शन सी, यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऑप्शन डी, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यांकन समय को बर्बाद करता है। तो अगर बात करें मिड डे मील को शामिल करने के लिए क्या सबसे प्रासंगिक है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाता है बी ऑप्शन। ईवीएस कक्षा शिक्षण अधिगम के लिए यह एक अच्छा अवसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाला का पूरा रूप क्या है BALA का। तो ऑप्शन है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम, ऑप्शन बी है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, ऑप्शन सी है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, और ऑप्शन डी है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो बाला की अगर बात करें, इसका पूरा नाम होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक है मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, रूढ़िबद्ध धारणा, अंधविश्वास। तो यह एक प्रकार की क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। ऑप्शन सी सही होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीटेट में जो ईवीएस का स्तर आता है उस स्तर से प्रश्नों को देखा। आगे भी ऐसे ही आपको सीटेट बेस्ड ईवीएस के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।